बढ़ेगा लॉकडाउन, 7 दिन सील। जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। जमात ने बढ़ाया यूपी में लॉकडाउन। तबलीगी जमात इस महामारी को साजिशन फैलाने का जिम्मेदार है। तबलीगी जमातियों का मेडिकल खर्च और उनके द्वारा चपेट में आए दूसरे लोगों का भी मेडिकल खर्च की देने की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद साद की शरीयत के अनुसार भी बनती है और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी बनती है। ईरानी फतवे से जमात होगी लॉक। राष्ट्र कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इन महोदय को ईरान से फतवा सूझा है। पहले वसीम साहब ये बतावें कि जिस बोर्ड के ये चेयरमैन है, वह बोर्ड इस संकट की घड़ी में क्या कर रहा है, वह खुद क्या कर रहे हैं। सील के तीर से जमात कोरोना पर प्रहार। जिन लोगों ने अपनी बीमारी को छुपाने का काम किया है, जिन लोगों ने इधर उधर ट्रैवल करने के बाद सरकार को सूचना देने से परहेज किया है और सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को वो लगातार ना मानने का काम कर रहे हैं। कोरोना कैरियर्स पर सील का प्रहार। नमस्कार, मैं हूं अजय। दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे आप। और रक्त बीज का संहार जब करना था देवी को, तो एक का वध करती थी तो कई रक्त बीज पैदा होते थे। रक्त के एक एक बूंद से एक रक्त बीज खड़ा हो जाता था। क्या वही तस्वीर इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है? तो सवाल यह है कि संहार रक्त बीज का कौन कर रहा है और कौन रक्त बीज की तरह इस मौत को फैला रहा है, और क्यों नहीं बात समझ में आ रही है। और हालात अब यह है कि जगह जगह सील करना पड़ रहा है। फिर से एक बार यह बीमारी पलटकर सामने खड़ी हो गई है, हारते हारते खत्म होते होते। और इसलिए सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं इस मौके पर कि कैसे हम लड़ेंगे, कैसे खत्म करेंगे लॉकडाउन में। इस सील की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नौबत आई? क्या जमात ने यूपी में लॉकडाउन को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया? ईरान के फतवे से जमात लॉक होगी क्या? जो फतवा वसीम रिजवी, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने मंगाया है। लॉकडाउन में यह नौबत अगर आई है तो कब तक आती रहेगी? और आप लड़ते रहेंगे बीमारी को खत्म करने के लिए, और दूसरी तरफ बीमारी को फैलाने में कुछ लोग लगे रहेंगे। तो फिर यह जंग कैसे चलेगी और कब तक चलेगी? या फिर रक्त बीज का जैसे संहार हुआ वैसे ही संहार करना पड़ेगा इस बीमारी का भी? वसीम रिजवी मेरे साथ, चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। ईरान से फतवा उन्होंने मंगाया है और लगातार वो कह रहे हैं कि ये जमाती लोग दरअसल आतंकी हैं, उससे भी खतरनाक है। उनके बयान को जो पिछले दिनों मैंने सुना, क्यों उनको ऐसा लगता है और क्या वाकई जो हालात हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं? दिनेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए। दिनेश साहब बीजेपी से हैं और मेरे साथ जगदीश शर्मा जी, नेता कांग्रेस। दिनेश दुबे जी जुड़े हुए हैं और मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज लॉकडाउन के बावजूद सील की नौबत आई है? तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ये जमाती ही हैं और इनको ना सिर्फ खर्च देना चाहिए, आपने ये फतवा भी लिया है ईरान से, बल्कि इनके साथ आतंकियों जैसा सलूक करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हिंदुस्तान ये लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है और लड़ रहा था। भारत के प्रधानमंत्री एक सेनापति का काम कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी दिन दिन भर रात भर के उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर रहे थे और कर रहे हैं। लेकिन जमातियों ने एक घिनौना काम करके, जिस तरह से एक जैसे कोई जानवरों वाली बातें, जैसे कोई आपको एक बात ये ना समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं। आप इंसानों में जहर घोल रहे हैं, खुद भी जान ले रहे हैं, दूसरे की भी जान ले रहे हैं, यानी आप बन रहे हैं। आप उस तरह के बम बनकर कोरियर की तरह पूरे देश में बट रहे हैं कि आपने ये नहीं देखा कि जब मोदी जी ने होली के त्योहार रद्द कर दिए, प्रोग्राम रद्द कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग की सारी सीमाएं बना दी, तय कर दी गई, और उस बीच में आपके मुल्ला मोहम्मद साद ये तकरीरें कर रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनानी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, हमें डॉक्टरों के पास कोई जाने की जरूरत नहीं है।
जो कुछ है वो सब अल्लाह की तरफ है। अरे बुखार भी आता है तो जाहिर से जाहिर आदमी डॉक्टर क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है अजय जी कि हमारे देश में सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान फतवा की भाषा क्यों समझते हैं। हमारे देश का कानून है, संविधान के तहत बने हुए कानून है, हमारी हुकूमत के निर्देश कानून है, उन कानून की बातें क्यों नहीं समझ में आती। अगर के कोई भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला होता है, चाहे राम मंदिर का ले लो, चाहे ट्रिपल तलाक का ले लो, जो भी XYZ कोई भी, हमेशा जो मुस्लिम मुल्लाज हैं उनको सहारा बनाया जाता है। हुकूमत उनसे कहती है साहब अपनी कम्युनिटी को समझाइए, उनसे कहिए कि इसको माने। ऐसी स्टेज क्यों आती है? हमने तो कोई दूसरी कम्युनिटी में नहीं देखा अजय जी कि कोई ऐसा करता हो कि कहीं के पंडित को, फादरी को या गुरुद्वारे के जो वो होते हैं उनके महंत, उनको बुला के कहा जाए कि साहब आप अपने लोगों को समझाइए। कानून सबके लिए है, सबको समझना चाहिए। इसमें मुल्लाओं की जरूरत क्या है कि आपको समझाए? फतवे लेने की जरूरत क्या है? फतवा इसलिए अजय जी ले, बस एक जगदीश शर्मा पहले जी जगदीश शर्मा जी, मुझे मालूम है कि आपको कई बातों पर ऐतराज होगा जो बातें कह रहे हैं वसीम रिजवी, मगर मुझे यह भी मालूम है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस सहमति जताई है कि इस लॉकडाउन को अभी जारी रखा जाए। और यह नौबत, और उत्तर प्रदेश में तो अब हालत यह है कि सील करना पड़ रहा है कई इलाकों को। यह भी खबर आपने देख ली होगी। शायद यही हालात दूसरे राज्यों में भी पैदा हो और वहां भी उत्तर प्रदेश की नजीर के हिसाब से काम करना पड़े, और इस सब के पीछे जमात का जो रोल रहा है यह भी सब आपको मालूम है। अब सवाल यह है जो वसीम रिजवी कह रहे हैं क्या गलत है कि भैया इस देश में कानून है, अब तक आपने बहुत मर्जी कर ली, फतवेदारी कर ली, अब बंद होनी चाहिए इन फतवों की दुकानों को। नहीं चलेगा फतवा। यहां हिंदुस्तान में एक कानून है, एक कानून से देश चलेगा। यह छूट किसी को नहीं दी जा सकती कि मौत का तांडव चल रहा हो और मौत को बांटता फिरे कोई अपने इस धर्म की जहारत में। पार्टी को कोई एतराज नहीं है। भारत के संविधान को, भारत के कानून को अगर किसी भी धर्म का लोग, कोई भी धर्म के लोगों नहीं माने को, तो मैं समझता हूं वो भारत का विरोध करते हैं। हम उनके बिल्कुल साथ नहीं है। और खासतौर पर ऐसे संकट की घड़ी में जब देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं, हम हर उस जमात का विरोध करेंगे जो हमारे देश में जहर घोलेगी, जहर फैलाएगी। सही बात तो है, हर हिंदुस्तानी का आज धर्म है, इससे मिलकर लड़ाई लड़े, सब लड़ भी रहे हैं। और जो इसको नहीं मानते, मैं नहीं समझता वो भारत का नागरिक है या भारत का आदमी है। नहीं जरूरत है उसको इस देश में रहने की, वो कहीं भी चला जाए, हमारे देश में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं आज संकट की घड़ी में सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेता एक साथ काम कर रहे हैं, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। मैं अच्छा परिचय है सभी नेताओं का। अभी लॉकडाउन और चलेगा और मैं समझता हूं कम से कम 2, 3, 4 महीने चलेगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें घरों में रहना पड़ेगा, हमें सब खुद को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। आज दुश्मन सामने नहीं है, सामने होता तो हम मार देते, दिखा देते। आज दुश्मन अनजाने में धोखा दे रहा है। कहां से आया है यह देखने की बात है। आज दुश्मन से लड़ना है, सामने टक्कर में लड़ना है, पर होता सामने तो उड़ा देते, पर सामने नहीं है तो अंदर घुस के डराना, भगाना है। आज हम देश के साथ हैं, इस पर राजनीति नहीं करते अजय जी। और इस वक्त नोएडा के डीएम जो सील किया जा रहा है अलग अलग इलाकों को, उस पर क्या कह रहे हैं जरा पहले सुन लेते हैं स्पीच। ये भी सुनना बहुत जरूरी है। सुविधाओं का हम ख्याल रखेंगे। आपको जितना कम असुविधा हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप किसी भी तरह पैनिक या चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर अगर उन इलाकों में सर उन इलाकों में कोई पत्रकार रहता है उसको, जैसे मैंने कहा, हम उन इलाकों को सील इसलिए कर रहे हैं या उन इलाकों को लॉकडाउन इसलिए कर रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि पूरे ज़िले में ही लॉकडाउन की प्रक्रिया लागू है, परंतु यह वह इलाके हैं जहां कोविड-19 की पेशेंट्स संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल टीम्स जाएगी, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कंटेनमेंट की कार्रवाई की जाएगी, रैंडम सैम्पलिंग परिवारों की जाएगी, लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे मैंने कहा, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो तो रहेगी ही,
जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको यथावत बहाल रखेंगे। जो होम डिलीवरी का सिस्टम है उसको कैसे हम एक एफिशिएंट तरीके से लागू किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के साथ। हम आपको दोबारा ये बताना चाहेंगे, कोई पैनिक या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि ये हमें जानने की ज़रूरत है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अतः हम सब गौतम बुद्ध नगर के नागरिकों को ये जो निर्णय लिया गया है, ये आप ही के हितों का निर्णय लिया गया है और ये ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि आपको कम से कम असुविधा हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहे। सीपी साहब के सर, ये सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये जो अभी हुआ है डिसीजन, इससे कई जगह कई सेक्टर में पब्लिक सड़कों पर आ गई है, तो पुलिस क्या कैसे बाजारों में भीड़ लग गई है बहुत ज्यादा। देखिए, ये जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, इसको प्रशासन घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है, तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और थानों की मोबाइल्स के माध्यम से ये संदेश जगह जगह प्रेषित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चिन्हित 22 हॉटस्पॉट्स और एपिसेंटर्स हैं, ये 13 थाना क्षेत्रों में आते हैं। इन 13 थाना क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन इन क्षेत्रों के आसपास रहेगा। नोएडा के बारे में बताते हुए कि जो 22 ठिकाने हैं जहां सील किया जा रहा है, वहां भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, पैनिक नहीं, बल्कि सावधानी का मसला है। ये सावधानी बरतनी होगी हमें, वरना सॉरी के हालात पैदा होंगे। और यही समूचे देश में दरअसल हालत है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि सावधानी जो नहीं बरत रहे और उसकी वजह से जो सॉरी की नौबत आ रही है। दिनेश जी, अब जो बात मैं आज समझना चाह रहा हूं आप लोगों के जरिए, क्योंकि इस कोरोना के दौरान एक बात बहुत खुलकर सामने आ चुकी है कि कौन ऐसे वक्त में समझ सकता है और कौन समझने की कुवत रखता ही नहीं है। तो फिर उसके जो भी हालात हों उसको खत्म किया जाए। मसलन ऐसे जमातों की दुकानें बंद हों, देश में एक कानून हो, एक तौर तरीका हो, एक कायदा हो जिससे यह देश चले। नहीं, निश्चित तौर पर अजय जी, निश्चित तौर पर आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। और हमारे पूर्व 2 वक्ताओं ने भी यही कहा, रजवी जी ने भी कहा और दूसरे वक्ता ने भी कहा। हमारा देश जो है, अगर आज की तारीख में हम देखें कि 4421 मामले हैं, इसमें जो है 35% सिर्फ जमात के लोग हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आज जो 443 मामले हैं उसमें से 60% जमात के लोग हैं। उत्तर प्रदेश ने इसमें काफी हद तक इसको काबू पा लिया था, लेकिन अभी 4-5 दिनों में जो आंकड़े अकस्मात बढ़ गए हैं, ये मैं तबलीगी जमात नहीं कहता हूं। जब तक ये तबलीग के अंदर थे तब तक एक तबलीगी जमात थे, लेकिन जब से इन्होंने वहां से निकला ये बदतमीजी जमात हो गए। उसका कारण क्या है कि आप अगर वहां पर गए तो चलिए ठीक है, आप एक शिक्षा लेने गए थे और उस शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर आपको देश और विदेशों में जाना था। जब सरकार ने आपसे आह्वान किया कि आप जहां भी हैं वहां से निकल कर आइए और अपनी जांच कराइए, तो आप छुप गए, तो इसलिए आपने पहली बदतमीजी की। उसके बाद जब आपको पकड़कर अस्पतालों में लाया गया, आपका इलाज शुरू किया गया, तो आप वहां डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ आप बदतमीजी करने लगे। आपने दूसरी बदतमीजी आपने की। तीसरा, जब आपके इलाज का काम किया जाने लगा तो आप जो है पेशाब की बोतलों को लोगों के ऊपर आप फेंकने लगे। आपने तीसरी गड़बड़ी चीज की। इसलिए मैं आपको बदतमीजी जमात कहता हूं। जब आपके इलाज के लिए लोग, ये पुलिस के जवान, ये डॉक्टर, ये नर्सेज अपने जान को हथेलियों पर लेकर आपके इलाज को करना चाहते हैं और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फतवा भी जो आता है वो मुसलमान के खिलाफ आता है। मैं रिजवी जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये मुस्लिम नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है, न हिंदू में है न मुस्लिम में है, ये बदतमीजी एक जमात है, उसके ये लोग हैं, इस पर फतवा नहीं। और निश्चित तौर पर अजय जी आपने जो कहा कि ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। अभी सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जाए। आज वही हालात हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को पूरी तरह से देखिए, अगर कुछ थाना क्षेत्र हैं जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, मेरठ है, शामली है, इनको पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। कर्फ्यू जैसी स्थिति में कुछ थाना क्षेत्रों को रखना पड़ रहा है। और सरकार क्यों कर रही है? सरकार इसलिए करनी पड़ रही कि जैसे जल्दी से जल्दी इस हालात से हिंदुस्तान बाहर आए।
और सारे लोग, आज सारे राजनीतिक दल, आज सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मुझे लगता है किस इरादे से काम कर रहे हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आती है। आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने अगर गलती की है तो अपनी गलती को स्वीकार करके सरकार का साथ देना चाहिए। वसीम रिजवी साहब, मुझे लगता है कि कुछ बातों की जड़ें बड़ी गहरी है और वो बातें अभी साफ हो रही हैं कि हमने क्या क्या इतिहास में क्या क्या गलतियां की हैं, उसकी वजह से आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं ऐसे वक्त पर जो हमें सबक देने वाले हैं। सबक लेना चाहिए हमें कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। क्यों ऐसे जमातों में ऐसी बातें जहां पर पढ़ाई जाती हो, ऐसी बातें सिखाई जाती हो, जो बातें निकल निकल कर सब कुछ अब सामने है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों बार कही जा चुकी है, दिखाई जा चुकी है। तो मैं ये पूछता हूं कि क्यों नहीं आज तो कोरोना से हम लड़ लें, लेकिन फिर से हम देश को एक नई राह पर ले जाएं। उन सारे दुकानों को, जमातों को, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, जो कोई भी इस तरह से सामने आ रहे हैं, बंद किए जाएं। अजय जी, इस वक्त आप ना हिंदू हैं और ना हम मुसलमान हैं। हम इंसान हैं। हमारा दुश्मन कोरोना है जो हम सबको मारने के लिए तैयार है। हम सब उससे लड़ रहे हैं। लेकिन जो जिहादियों ने जाहिराना अंदाज इख्तियार किया, इसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा है। पूरा देश शर्मिंदा है। आप देखिए आंकड़े कहां के थे और कितने से कितने बढ़ा दिए। मैंने जो बात पूछी अपने धर्मगुरु से, तो उन्हीं ने, सिर्फ मैंने पूछी इसीलिए, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ इनको इस्लामिक भाषा समझाने के लिए कि देखो, जिसके तुम इस्लामिक प्रचारक बनते हो, तुम्हारा इस्लाम यह कहता है कि अगर तुम कोरोना किसी दूसरे में फैलाओगे तो उसकी मरने की जिम्मेदारी, मेडिकल खर्च देने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। तो क्या अब आप बताओ, जितने लोग मरे हैं, 302 का मुकदमा क्या मौलाना साहब के ऊपर नहीं होना चाहिए? या जितने लोगों पर खर्च आ रहा है हुकूमत का, क्या यह खर्चा हुकूमत को इनसे वसूलना नहीं चाहिए? अगर शरई तौर पर जिम्मेदारी है तो तुम खुद इस जिम्मेदारी को पूरा करो और खुद अगर इस्लामिक बात करते हो और देश का कानून की जहां तक के बात है, तो देश के कानून से सब जुड़े। कहीं पर कोई चीज यहां पर ना शरई हुकूमत है और ना यहां पर किसी दूसरी तरह की कोई हुकूमत चलती है, संविधान से देश चलता है। मैं अजय जी एक बात और बता दूं, जमातियों ने एक काम और किया था। जब पोलियो का मामला चल रहा था, जगह जगह डॉक्टर्स पोलियो की दवा पिलाने जा रहे थे, तब यही जमाती थे जिन्होंने डॉक्टरों के साथ में बदतमीजी की थी और कहा था हम अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाएंगे। ये हमेशा से इस तरह की हरकतें करते रहे। अजय जी, पूरी दुनिया में जमाती जो है वो चलते हैं और जमातियों ने सिर्फ एक चीज पर कामयाबी हासिल की है, एक चीज पर, वो ये है कि पूरी दुनिया के नौजवानों, लड़कों में जो नौजवान लड़के हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके जहनों में इन्हीं ने तासुब पैदा किया है। उनके दिलों में यह पैदा की है कि तुम दाढ़ी रखो तो मुसलमान हो, हम दाढ़ी नहीं रखते तो क्या हम मुसलमान नहीं है? इन्हीं ने उनको यह समझाया, इनकी जमातें जाती है, ये समझाती है कि तुम दाढ़ी रखो मुसलमान हो, और मुसलमान इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है और मुसलमानों के अलावा किसी की हुकूमत यहां बाकी नहीं रहने वाली है। ये इनकी सोच है। जब इस तरह की सोच लेकर आप इंसानों को आगे बढ़ाओगे तो वो बताओ, आज यही तो हरकत करेंगे कि पेशाब फेंक रहे हैं। अरे तुम्हारे डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं, तुम्हारी फैमिली को बचा रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों को बचा रहे हैं, और तुम उनके ऊपर पेशाब कर रहे हो, तुम नर्सों को नंगा होकर दिखा रहे हो, तुम बिरयानियां मांग रहे हो, तुम सोशल डिस्टेंसिंग को वहां फॉलो कर जमात के साथ नमाजें पढ़ रहे हो। तो ये कौन सी बदतमीजी है? कोई इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम का पहला फंडा यह है कि अपने को बचाओ, दूसरे को बचाओ। कोई महामारी फैलती है तो उसमें दूसरे को अगर तुमने फैलाई तो तुम उसके जिम्मेदार हो और कत्ल के जिम्मेदार हो। बिल्कुल जगदीश शर्मा जी, चीजों को नकारते हुए जो हमारे साथ में, हिंदुस्तान के साथ में पीठ पे छुरी मारी है इस बुरे वक्त में, हम बहुत ही शर्मिंदा है और पूरा देश इसका खंडन करता है। मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। साजिद रशीदी साहब, देखिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आपको कई चीजें नहीं पसंद आती हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे समझना चाह रहा हूं आज कि अब जो नौबत देखिए किस तरह की आ गई है, फिर से एक बार लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत, उत्तर प्रदेश में जगह जगह सील करने की नौबत, और सारे इलाके वही हैं। खुद सीएम योगी ने कहा है कि इन जमातियों की वजह से अब कई इलाकों को सील भी करना पड़ रहा है, लॉकडाउन को भी बढ़ाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जो वसीम रिजवी साहब फतवा लिया उन्होंने सबसे बड़े धर्मगुरु से, ईरान से,
उनका कहना है कि इनसे वसूलिए, इन पर दफा 302 लगाइए, सारे सभी लोगों के लिए मौत का जिम्मेदार जो कोरोना से मर रहे हैं खुद जमाती, या फिर उनकी वजह से बाकी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उनकी जान पर खतरा है, या फिर मौतें हो रही हैं, तो उसके उनके लिए क्यों नहीं कसूरवार मौलाना साद को माना जाए? क्यों नहीं सारे खर्चे उनसे वसूले जाएं? क्यों नहीं वो जो इल्म दे रहे हैं, और वो इल्म कैसा कैसा दे रहे हैं वो हमने देख लिया है, उस ऐसी इल्म की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की धरती से खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले तो आप योगी जी का मुझे वो बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जमातियों की वजह से लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं हम। जी, आप खबरें दिखा कीजिए। आप योगी जी का बयान सुनवाइए। मुझे दिखाना पड़ता है, फिर बाद में मैं दिखा देता हूं आपको, तो फिर आप दूसरी कोई बात कह देते हैं, मैं दिखा दूंगा अभी। मुझे कंट्रोल रूम प्लीज वो बाइट निकालिए योगी जी की। चलिए बाइट हम अरेंज कर रहे हैं। असलियत क्या है? असलियत क्या है? लॉकडाउन अगर बढ़ाने की आपकी पोजीशन खाली उत्तर प्रदेश में नहीं देश में अगर पैदा हो गई है तो जमातियों की वजह से पैदा हुई है। वसीम रिजवी को मिर्ची लग गई। पूछिए 343 मरीजों में क्या 187 मरीज जमात के नहीं है? रसीद जी क्या 343 जो कोरोना संक्रमित नहीं दिखाएगा? ये लोगों को मारे, आदमी को मारे, इंसान को मारे। वो धर्मगुरु जो ऐसी बात करेगा उसका बहिष्कार करना चाहिए। वो किसी भी मौलाना साजिद रशीदी को मजा आ रहा है। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के हैं, जगदीश शर्मा वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी और वसीम रिजवी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सभी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर आपको मजा आ रहा है, आप तो हंस रहे हैं। मौत का खेल चल रहा है साहब। नहीं, आप डिबेट कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, मौत नंगा नाच रहा है, मौत का नंगा नाच चल रहा है साहब, और कुछ लोग उसी मौत को गले लगाकर बांट रहे हैं। वो लोग भारत के कानून को नहीं मानते, वो आतंकवादी हो सकते हैं, वो हिंदुस्तानी या मुसलमान नहीं। शर्म कीजिए, हमें अफसोस है हर मौत पर, लेकिन आपकी हंसी जो है वो बता रही है कि आप किस हद तक जाहिराना जो जमात है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ आप बोलिए, आप जवाब दे दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी काफी देर से जुड़ पाए हैं आप। देखिए, आप मुझे ये बताइए, ये आप डिबेट कर रहे हैं, आपने सब्जी मंडी लगा रखी है? नहीं, आपको जो लगता हो, हम आदमी आपको जो लगता हो आप जवाब दे दें सवाल का। अरे एक आदमी करके बोलेगा तभी तो बात समझ में आएगी ना। हर आदमी बोलेगा तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने कहा कि केवल आप बोलेंगे अभी और आप जवाब दे दें। एक आदमी बोलेगा ना। ऑलराइट, फिर तो इन चापलूसों को चुप रखिए। ये जो चापलूस बैठे हैं इनको किसके चापलूस भाई? किसके चापलूस? कौन किसका चापलूस है? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप किसके चापलूस है जो आज भी आपको सच नजर नहीं आ रहा है? मौत सामने खड़ा घूर रहा है और आप मौत को गले लगाकर बांट रहे हैं मौत को, आपको ये नजर नहीं आ रहा। मुकदमे रशीदी जी, आप जमाती के चापलूस हैं, आप जमाती के प्रवक्ता बनकर रहे हैं। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके मौलाना साजिद रशीदी, मेरा सवाल सीधा था, क्यों नहीं तबलीगी जमात से पर सवाल कीजिए, मुकदमा दर्ज हो, मौलाना साद पर मुकदमा दर्ज हो? एक सीधा सवाल, आप लोग सभी लोग चुप रहेंगे, जवाब ले लेता हूं मैं मौलाना साजिद रशीदी से। क्यों नहीं उन पर मुकदमा दर्ज हो? क्यों नहीं उनसे वसूली की जाए? और क्यों नहीं इस जमात को बंद कर दिया जाए? उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। सरकार जो भी कदम उनके खिलाफ उठाना चाहेगी वो उठाएगी। ना तो उसमें मैं तय कर सकता हूं, न वसीम रिजवी तय कर सकते हैं, न आप तय कर सकते हैं। ये सरकार जो भी उनके खिलाफ है, हम बैठकर यहां फैसला नहीं कर सकते। न हम कोर्ट हैं न सरकार है, हम अपनी राय दे सकते हैं। आपकी एक राय हो सकती है, क्यों ना ऐसा हो जाए। ये आपका सवाल नहीं, राय है। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपकी राय है, सरकार तक पहुंचाइए अपनी राय को। नहीं, मैं राय देने वाला कोई नहीं होता। यहाँ जो बात होती है ना न्यूज़ 18 सरकार को राय दूं, सरकार उसको देख रही होती है। नहीं हूं मैं इतना बड़ा आदमी नहीं रख दें सर, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं सरकार को राय दूं, मैं नरेंद्र मोदी जी को राय दूं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। ये जो चापलूस लोग बैठे हैं, यही इतने बड़े लोग हैं जो राय देते हैं कि धरने पर बैठ जा सकते हैं और बिठा सकते हैं और फिर एक हंगामा खड़ा कर सकते हैं। और देश जो देख रहा है पिछले 6 महीने से, सच्ची बात करने में क्यों डरना? आप बोलिए ना कि जमात ने गलत काम करा है, आप नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ भड़काने की बात करेंगे जो आपके धर्मगुरु करके आए हैं। आप कोई कम थोड़ी है। देखिए सारे चापलूस फिर बोले,
ये सारे चापलूस फिर बोलना शुरू हो गए। हाँ, चापलूस तो आप तो बिल्कुल चापलूस फिर बोलने शुरू हो गए। सभी हिंदुस्तान के चापलूस हैं आपकी यहाँ पर, सभी हिंदुस्तान के चापलूस हैं सिवाय आपके। हमें दुख है, आप चापलूस हैं, आप भारत को तोड़ना चाहते हैं, आप भारत को खत्म करना चाहते हैं। आप जैसे धर्मगुरु नहीं चाहिए भारत को, आपको बाहर का रास्ता दिखाना। और ये कांग्रेस की आवाज है, ये कांग्रेस के जगदीश शर्मा हैं जो आपको कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए जगदीश शर्मा जी। आप बिल्कुल कांग्रेस से कोई धर्मगुरु नहीं सिखाता कि इंसान इंसान को मारे। कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती कि इंसान इंसान को मारे। हम इंसानों के लिए हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम सभी की रक्षा करेंगे। आपका भी धर्म बन जाता है। ओके, सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। इतना जज्बाती होकर काम नहीं चलता डिबेट में। ये दंगल नहीं है। अगर आपके पास अच्छी राय है तो रखिए, नहीं चुप रहिए। ये दंगल में थोड़ा ही खड़े हैं आप। इतना आप नहीं दे, बाकी सारी बातें कर रहे हैं आपको मेरे हाकिम थोड़े। मुझे लगता है आपके पास आज जवाब नहीं है। हमने अपनी राय, मुझे लगता है आपके पास आज जवाब नहीं। क्या जमात गलत करी है, सही करी है? सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जमात ठीक करी है या गलत करा? बस ये बता दीजिए। किसी भी ये कैसे कह सकते हैं कि मौलाना साहब से वसूली कराई जाए? ये कैसे कह सकते हैं कि जमातियों ने हिंदुस्तान के संघर्ष को कमजोर कर दिया? ये कैसे कह सकते? ये कह ही नहीं सकते। हिम्मत है आपके खिलाफ तो रेप के मुकदमे। अरे भाई, मेरे खिलाफ तो रेप के मुकदमा थे, आपके खिलाफ तो करोड़ों मुकदमा थे जायदाद खुर्द बुद्ध करने के। सारा शिया वकूर बेच लिया आपने। अरे मौलाना साहब, आप अपनी बात रखिए। क्या जमातियों ने सही कराया, गलत कराया? बस इतना देश आपसे जानना चाहता है। मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ लाजवाब, आपको पहली बार देख रहा हूँ बेजवाब, बिना जवाब। आपके पास जवाब नहीं, किसी से डरने वाला नहीं। यू हैव नो आंसर, आपके पास जवाब नहीं। दिनेश जी, प्रार्थना है, भारतीय नागरिक को डिबेट पे बैठाया करो, भारतीय नागरिक को डिबेट पे बैठाया करो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नागरिक। मुझे आज हैरानी भी हो रही है, खुशी भी हो रही है कि कांग्रेस को भी बहुत सारी असलियत का आभास हो गया है। सुनिए, आज जगदीश शर्मा को मैं शाबाशी दूंगा कि वो सच्चाई को सामने से स्वीकार कर रहे हैं, वरना राजनीति के चक्कर में कांग्रेस अब तक इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। कोरोना ने मुझे लगता है कि बहुत ही चीजें साफ कर दी। दिनेश जी, जल्दी से, अब वक्त मेरे पास बहुत कम है, आप मेरी राय सुनिए 10 सेकंड में। आप कैसे डील करेंगे ऐसे किसी भी एलिमेंट से? यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी चाहिए, कोई जमाती नहीं चाहिए। जो हिंदुस्तानी बन सकता है उसी के लिए जगह है। अगर हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं तो हम लोग चापलूस रसीदी जैसे लोग जो चापलूसी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है गुनाह कर रहे हैं। हम लोग तो मानवता को बनाना चाहते हैं, हम लोग तो इंसानियत को बचाना चाहते हैं, हम तो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, और आप जमातियों के पैरवी कर। इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन सरकार आपको, जनता और समूचे देश की जनता, जहां तक मैं सुन रहा हूं, साफ कह रही है कि चाहे कोई भी हो जो इस वक्त इस कोरोना से जंग में इंसान के साथ खड़ा नहीं है, वो इंसान का दुश्मन है। और दुश्मन के साथ क्या किया जाता है, उसके लिए हमारे पास कानून है। तो बस काम कीजिए अब अपना। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपर्णा का रुख करते हैं, जान लेते हैं।